ये तो ऐसी कहानी गई, पुराने फिल्मों में होता था ना, जब हीरोइन चलते रहती थी तो कोई कांटे में अटक जाता था, इसका मतलब है कि अशुभ होने वाला है, आगे मत जाओ। चलो, ये ऑनलाइन में ली गई क्लासेस है। आपको एक बात चालू करने से पहले बोलना चाहूँगा, हमेशा ऑनलाइन में हम ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर जा सकते हैं। जितनी गहराई में हम ऑनलाइन में देख सकते हैं कि क्लास कभी ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाती है, याद रखना। रीज़न दो होते हैं। ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हम आपसी कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। दूसरी बात, ऑफलाइन में एक लिमिटेड टाइम पे वर्क होती है, लेकिन ऑनलाइन में हमारा लिमिटेड टाइम नहीं होता है। हम एक पूरी चीज़ों को एक एक, जैसे अगर ऑनलाइन की क्लास देखते हो कोई भी रिकॉर्डेड में या कहीं भी, तो आप देखोगे जो 1 घंटे का क्लास होता है, एक्चुअली आप ऑफलाइन में लेंगे तो 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है, उतनी ही टॉपिक। लेकिन वो सारी चीज़ें इतनी कंप्रेस होती, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती, कंप्रेशन नहीं, मतलब वो चीज़ें पूरी क्लियर होती। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आता है। वो आप यहाँ पर, मैं ऑनलाइन के कुछ क्लासेस में आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, जिसमें हम किस तरह से हमने आपको पढ़ाया है। ये जैसे हमने एंट्रोपी पढ़ाया है, तो एंट्रोपी में हमने जो बातें वहाँ पर बताया कि सिंपल एक लाइन बोला था हमने, एंट्रोपी किसी निकाय की अवस्था की अव्यवस्था की माप होती है, ठीक है। हमने इसे बहुत सारी बात किया। तो यहाँ पर हम काम की चीज़ पे बात करते हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें, कुछ छोड़ा नहीं गया है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ाया भी गया है इसमें, ठीक है, आपकी क्लास में। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए लिखा है, एंट्रोपी मात्रात्मक गुण है, अवस्था फलन है, जो कि पथ पर निर्भर नहीं करती है, वो अवस्था पर निर्भर करती है। वो सारी बात है। अंतिम प्रारंभिक ये भी पढ़े हो आप लोग, यानी कि डेल्टा एस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? डेल्टा एस क्या पढ़े हो? S2 माइनस S1, या डेल्टा एस इज इक्वल टू SP माइनस SR। ये सब वही सब बातें कंप्रेस्ड में। हम बहुत सारी बातें करने के बाद हम बात करते थे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। एंट्रोपी परिवर्तन कई तरह से आप देखोगे कि एंट्रोपी परिवर्तन किस तरह गणना की जा सकती है, ये सब आप देख लें। हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अलग अलग तरह की एंट्रोपी होती है, जैसे ये प्रावस्था संक्रमण की एंट्रोपी होती है, गलन की एंट्रोपी होती है। एक प्रश्न हम आपको बताए थे, ये वाला प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न कुछ इस तरह का आएगा, जिसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, एंट्रोपी से रिलेटेड अगर प्रश्न आया, ये प्रश्न आपका, देखो ये जो चैप्टर है, कुछ सालों तक, बीच में तकरीबन 8-10 सालों तक, 10-12 सालों तक आपके सीजी बोर्ड में, ये 12th में था ये चैप्टर, ठीक है। और ये जब 12th में था, तो ये 2 क्वेश्चंस, या तो ये या फिर ये दोनों क्वेश्चंस बारी बारी से कई बार पूछे गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। चलिए, पहली बात है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसको जरा समझें। लिखा है 1 मोल बर्फ 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान। आप मालूम है कि बर्फ पिघलता कितने में है? 273 पर ही पिघलता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से थोड़ा ज्यादा हुआ तो पिघलेगा, कम रहा तो ठोस में रहेगा। पर एक वायुमंडलीय दाब पर जल में परिवर्तित होता है। ध्यान से सुनिएगा, 1 मोल बर्फ जो है जल में परिवर्तित हो रही है, यह बताया जा रहा है। तब एंट्रोपी में होने वाले परिवर्तन के मान की गणना कीजिए। यानी प्रश्न यहां पर दिया गया है, एंट्रोपी परिवर्तन को गणना करना है, और जब ये परिवर्तन हो रहा है, बर्फ जो है जल में परिवर्तित हो रही, तो ऊष्मा में परिवर्तन कितना हो रहा है? इतना। कितना? 1 मोल का। ध्यान से सुनिएगा, 1 मोल का इतने में परिवर्तन हो रहा है। यानी हो क्या रहा है कि बर्फ जो है वो पानी बन रहा है। समझ रहे हो? कब? जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की स्थिति में उसका टेम्परेचर ये, तो टेम्परेचर कितना है? 273। एंथैल्पी परिवर्तन इतना। हमने एंट्रोपी पढ़ा था, एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है, तो एंट्रोपी मतलब क्या हुआ बताओ? एंट्रोपी मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, ठीक है। तो डेल्टा एच तो दिया गया एंथैल्पी परिवर्तन, तो टी इतना है, तो इतना बटा इतना कर दो, आंसर हो गया। क्या क्या दिया है? गलन एंथैल्पी है इतना जो दिया गया है। अब यहां पर किस में दिया देखो ध्यान से, 6.025 किलो जूल में। तो ये किलो जूल में दिया है, जिसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं, टेम्परेचर तो दिया ही गया है इतना,
इसकी एंट्रोपी की गणना करना है, गलन की एंट्रोपी, गलन मतलब पिघलने की एंट्रोपी, डेल्टा एस फ्यूजन। तो इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच बाई टी, मान रख दो, मान रखोगे तो जो वैल्यू आएगा इसका आंसर बन गया। ठीक, अब यहां पर एक बात याद रखना, जल का 1 मोल यानी कि n इज इक्वल्स टू 1, तो किसी भी गलन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, मोल से रिलेट करता है, ये बात याद रखिए। अगर मोल में दिया है तो ये बात हो गई हमारे पास। 1 मोल मतलब कितना होता है, उसके अणुभार के बराबर, बोलो पढ़े हो ना, n इज इक्वल्स डब्ल्यू बाई एम, तो n की वैल्यू 1 है तो w और m बराबर है तो m के बराबर w हो जाता है, तो यही है 1 मोल। ये क्लियर है यहाँ पे, ये इसका आंसर नहीं है, ये अलग पार्ट है। यही प्रश्न घुमा करके दूसरे तरह, ये तो आसान हो गया ना एकदम, डेल्टा एच बाई टी, बस इतना ही करना है। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा गया, 1 ग्राम बर्फ, यहां पर 1 मोल था बेटा, ध्यान रखो, ठीक है। अब 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन तापमान पर पिघलाने पर जब जल में बनता है तो उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन इतना होता है, ठीक है। तो फिर एंट्रोपी ज्ञात करिए, तो और एंट्रोपी इसके कितना लिखा है, इतना वैल्यू लिखा है। अब बताओ मेरे को कि यहां पर 1 ग्राम का है, 1 ग्राम जल, 1 ग्राम बर्फ का जल में परिवर्तित करने पर तो 1 ही ग्राम जल मिलेगा ना, द्रव्य में थोड़ी परिवर्तित होती है। तो उसकी ऊष्मा डेल्टा एच वैल्यू कितना है, डेल्टा एच वैल्यू कितना है, ये 334.7 जूल प्रति ग्राम, ग्राम में 1 ग्राम। अब यहां पर याद रखना, जब भी एंट्रोपी परिवर्तन करना हो तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना जरूरी है। और 1 मोल जल कितना होता है, 18 ग्राम ना, बात हुई थी कि नहीं अभी, तो 1 ग्राम 1 मोल जल कितना होता है, 18 ग्राम, यानी कि n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, जल के लिए m की वैल्यू कितना होता है, 18, तो 1 मोल बराबर 1 बराबर कितना होगा, बोलो, ये 1 हो गया, तो बोलो 1 बराबर w बाई 18, तो कितना हुआ, 18 ग्राम ना, 18 ग्राम 1 मोल होगा। 1 मोल का 1 ग्राम जल का, ये ध्यान रखना यहां पर ग्राम में वैल्यू दी गई है, 1 ग्राम जल का एंथैल्पी परिवर्तन कितना हुआ, इतना हुआ, तो 18 ग्राम का कितना होगा, बोलो 18 ग्राम का कितना होगा एंथैल्पी परिवर्तन, 334.7 इंटू 18, ये होगा, ठीक है, इतना होगा। ये क्यों ऐसा किया, 18 से क्यों गुणा किया, क्योंकि आप एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करोगे तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना जरूरी है। प्रश्न वही है, यहां पर डायरेक्ट मोल में दिया है और यहां पर ग्राम में दिया है, तो ग्राम में दिया हो तो मोल में कन्वर्ट करने के बाद ही काम कर सकेंगे। इसलिए 2 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। तो ये 18 ग्राम में परिवर्तित किए तो इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां पर लिखा है, देखो कितना, 6024.6, इतना होगा। तो ये कितना हुआ, 18 ग्राम के लिए, और 18 ग्राम कितना है, 1 मोल के लिए, ठीक है ना। तो उत्तर क्या मिल गया, ये क्या हुआ, इतना जूल प्रति मोल हो जाएगा। पहले प्रति ग्राम था, ये प्रति मोल हो गया, इसीलिए हमने यहां पर परिवर्तन किया। तो यहां पर दिया है तापमान, दिया है गुप्त ऊष्मा दी गई है, और क्या दिया है, गलन की ऊष्मा दी गई है, कितना गलन ऊष्मा कितनी दी गई है, ये प्रति ग्राम इतना दिया है, तो 18 से हमने इसलिए गुणा किया क्योंकि उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। अब समझ में आई। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, तो ये आपके आंसर और ये सारी बात है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये दोनों प्रश्नों को अगर चाहें तो अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बोर्ड में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके 11 में भी पूछे जा सकते हैं। मैं 11 के बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि 11 के क्वेश्चन पेपर हर स्कूल में अलग होता है, हर टीचर अलग होता है, ठीक। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये 2 प्रश्न ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, लेकिन दोनों प्रश्न सेम है, याद रखना। सेम क्यों है, एंट्रोपी ज्ञात करना है, बस आपको इकाई अलग दी गई है और उस इकाई को कन्वर्ट करने का पार्ट था। जब ये प्रश्न आता है तो बच्चे गलती करते, वो प्रश्न आता है तो गलती करते, कोई 2 गलतियां होने की संभावना रहती है। चलिए दोनों हो गया। वाष्पन की एंट्रोपी ये सब हमने पढ़ाया है, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एंट्रोपी बहुत लंबी खेल है,
एंट्रोपी में परिवर्तन, ये सब आपके पढ़ने का है। हम ऐसे एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अगर पढ़ाएंगे तो पूरा कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा ये सब। तो ये एंट्रोपी से रिलेटेड पूरी बातें इस चैप्टर में हुआ है। एक और प्रश्न देखो, ईथेन के प्रति मोल में वाष्पीकरण की एंट्रोपी दी गई है। अब वाष्पीकरण एंट्रोपी दी गई है, इसका क्वथनांक कितना दिया गया है, तो इसका एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है। सीधा सा मतलब है टेम्परेचर ये दिया गया 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में वैल्यू आ जाएगा जैसे अभी किए थे। अब वाष्पीकरण एंट्रोपी किसमें दिया है, किलो जूल प्रति मोल में दिया है इतना, तो जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है। किलो को, किलो मतलब कितना, 1000 ना, तो इसको 1000 से गुणा कर दो तो वैल्यू मिल गया। तो ये भी प्रश्न आप वैसे सेम प्रश्न है वो जो जल वाला किए थे, बस ये है कि ध्यान रखना होगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, किलो का वैल्यू को क्या बोलते हैं, किलो जूल है तो जूल में कन्वर्ट करके आप ये काम करेंगे, बस इतना ही है, बस वैल्यू इतना बटा इतना होगा, बस आंसर हो गया। तो ये हो गया, ठीक। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। अब बाकी आप लोग करिए, बाकी वैसे ही प्रश्न मिलेगा आपको इसमें से। तो ये एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया। तो ये हो गया आपका कि इसको सेव कर देता हूं आपके लिए। ये कौन सा है, 105 वाला स्लाइड, 106 वाला स्लाइड को आपको दिखाता हूं। इसमें ऊष्मागतिकी पढ़ाया गया था, ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम तथा तृतीय नियम ये पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो ये है आपका, इसमें द्वितीय नियम पूरी डिटेल में हुई बातें। हाँ, यहाँ पे द्वितीय नियम पढ़ने के बाद एक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे, आपको याद होगा, ठीक है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, किसी प्रक्रिया को या प्रक्रम को संपन्न होते समय जितनी ऊष्मा प्रयुक्त होती है तो उसको हम कहते हैं मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा को किससे दर्शाते थे, जी से, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बोलो। इसके लिए फॉर्मूला है G इज इक्वल्स टू, ये G इज इक्वल्स टू मुक्त ऊर्जा, G इज इक्वल्स टू H माइनस TS। देखो बेटा, जितने गहराई में पढ़ना होगा उतना आपको होशियार बनना पड़ेगा, उतना शार्प होना पड़ेगा। टीचर भी उतना ही मेहनत करता है जितना स्टूडेंट करता है, या उससे ज़्यादा ही करता है। तो चलिए, यहाँ पर आपको बात बता दें कि इस चीज़ को समझाने के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये इसी के बारे में डायरेक्ट मैं आपको बताया था कि भाई ये होता है, क्या होता है, अगर ये भी एक अवस्था फलन है, यानी कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, ये बताया था आपको। लेकिन अगर आप इसको गहराई में जानना चाहते हो कि ये परिवर्तन कैसे आया, तो परिवर्तन को दिखाने के लिए हम कह सकते हैं, H के बारे में पता है, इज E प्लस PV होता है, तो हम इस जगह पर E प्लस PV लिख सकते हैं। अगर हम परिवर्तन करें तो परिवर्तन कहाँ कहाँ हो सकता है, परिवर्तन इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। हमने सब में परिवर्तन लगा दिया, ठीक, सब में परिवर्तन लिया, डेल्टा लगा दिया। डेल्टा लगाएंगे तो क्या होता है कि ये तो डेल्टा G है, डेल्टा E है, पर ये जब दो चीज़ों के साथ एक साथ परिवर्तन दिखाया जाता है, इसको अपन ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो इसका मतलब होता है एक स्थिर होगा, दूसरा परिवर्ती होगा, प्लस दूसरा स्थिर होगा। क्या होगा, दूसरा स्थिर होगा, जैसे V स्थिर है तो दूसरा परिवर्ती होगा। जैसे यहाँ पर V स्थिर है, V परिवर्ती, यहाँ पर V स्थिर है, ये दो वैल्यू होती है ये। तो हमने दोनों वैल्यू को ओपन किया, इसके दो वैल्यू ओपन किए, फिर इसके दो वैल्यू ओपन किया, प्लस में होगा। अब चूंकि इसमें माइनस है, इसलिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ये, अगर मान लीजिए इसके पहले माइनस होता तो इसका मतलब ये माइनस है, तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस PV, P डेल V माइनस V डेल P होगा ना, बोलो। तो अगर माइनस है तो इसलिए ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो गया। अब यहां पर हम एक बात करते हैं, स्थिर ताप स्थिर ताप है, मतलब डेल्टा T स्थिर है, स्थिर है मतलब शून्य है, मतलब ताप परिवर्ती नहीं हुई, ताप में परिवर्तन डेल्टा T परिवर्तन का मतलब क्या होता है, T2 और T1 दोनों बराबर है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर है, तब की स्थिति में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन है जीरो, तो ये दोनों जीरो है। तो डेल्टा T और डेल्टा P दोनों को जीरो कर दें, कौन कौन सा, ये डेल्टा P जीरो कर दें, इसको जीरो कर दें, तो ये दोनों जीरो करेंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा E
P del V माइनस T del S, ओपन लिख दिया हमने। ठीक, अब इतना का मान तो जानते ही होगे, इतने का मान तो जानते होगे, डेल्टा H रख दिया। तो ये आप चाहो तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी मर्जी होगी। चलिए साहब, आपको बताया था जब पॉजिटिव होता है वैल्यू, निगेटिव होता है तो स्वतः प्रवर्तित है, पॉजिटिव होता है तो नहीं होता है, शून्य होता है तो साम्यावस्था होता है, यही बताएगी इसमें। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, याद रखिएगा। मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मतलब है, तो मानक परिस्थितियों में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। अब मानक परिस्थितियां क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन आती है। तो क्या लिखा गया, किसी यौगिक के उनके तत्वों से मानक अवस्था में, किसी यौगिक को उसके अवयवी तत्व से मानक अवस्था में, मानक अवस्था क्या होता है, मानक अवस्था होता है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कि 298 केल्विन, और एक वायुमंडलीय दाब पर जब परिवर्तन होता है तो उस समय जो मुक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहेंगे। अब एक ही काम करना, मानक की स्थिति में जब काम करेंगे तो सारी चीजें मानक होगी। मानक की स्थिति में डेल के ऊपर नॉट लगाएंगे, डेल्टा जहां जहां लगाए, जैसे डेल्टा G के ऊपर नॉट लगाएंगे, डेल्टा H के ऊपर नॉट लगाएंगे, डेल्टा S के ऊपर नॉट लगाएंगे। ठीक, ये मानक स्थितियों के लिए। ये है वन टॉप आइसोथर्म का फॉर्मूला, बस इसको याद रखने का है। डेल्टा G चाहे आप ऐसे याद करना चाहो चाहे ऐसे याद करना चाहो, क्योंकि ln log E बेस पर होता है, तो log E बेस कन्वर्ट करते हैं अगर 10 बेस पे, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को। ठीक, तो ये यहाँ पर लिखा है x ये है, तो E बेस पर है, तो अगर हम इसको 10 बेस पर कन्वर्ट करते हैं इसको, तो इसको गुणा करना पड़ता है 2.303 से। तो ये है, ये आइसोथर्म का फॉर्मूला है, क्योंकि डेल्टा G इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। तो इस जगह पर इस फॉर्मूले के साथ ये हमारा मानक कंडीशन में वैल्यू होती है। मानक कंडीशन में हमारा ये वाला फॉर्मूला आप कर सकते हो। तो ये साम्यावस्था के लिए नेक्स्ट वाला, ये साम्यावस्था के साथ, साम्यावस्था इस तरह का आप इस चैप्टर की बात पढ़ोगे तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिल सकता है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन साम्य स्थिरांक की गणना के लिए संबंध, तो मैंने अभी तो बताया वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये वाला, ये अभी किए थे ना, ये वाला। हाँ, ये प्रश्न कभी कभार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो है कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल का संबंध कैसा होता है इनके साथ। तो एक बात हमेशा याद रखना, सेल का विद्युत वाहक बल ये होता है NEF। तो जो कार्य किया जाता है, ठीक है, तो किसी भी डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस W, अगर किसी भी तंत्र के द्वारा यांत्रिक कार्य ना हो रहा हो, तो अगर उसने कोई कार्य किया है तो वो कार्य के बराबर होता है, नहीं, वो जितना कार्य करेगा उतनी ऊर्जा मुक्त करती है। तो ये W के बराबर होता है, यानी कार्य और ऊर्जा का संबंध, यानी कि जो भी ऊर्जा एंथैल्पी या जो भी ऊष्मा यूज करता है किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तब अगर कोई सेल कार्य करता है तो कौन सा कार्य करेगा, वो विद्युतीय कार्य करेगा। विद्युतीय कार्य में क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वो n की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। फेराडे की वैल्यू कूलाम होती है, आवेश का मान होता है, और E जो होता है उसके विद्युत वाहक बल होते हैं, यानी कितना विद्युत पोटेंशियल होती है। तो वो सेल का कार्य जो होता है ना, सेल का कार्य जो होता है NFE के बराबर होता है। तो हम अगर हम W का मान इस जगह पर रखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE होगा। ये वाली बात कर सकते हैं आप। ठीक, तो सारी चीजें यहां पर बताया गया है, कौन सी चीज क्या है। तो डिपेंड करता है बेटा कितनी गहराई में जाते हैं हमारी पढ़ाई। एक जरूरी चीज जो मैंने यहां पर एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस W, इसको थोड़ा सा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए ये यहां पर देखें, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का कार्य उपयोगी कार्य पर संबंध। देखिए, पहली बात है ऊष्मागति की प्रथम नियम जानते हो, क्या जानते हो, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। यस, होता है। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर तंत्र के द्वारा कार्य किया गया हो या तंत्र, देखो दो प्रकार का कार्य होता है, या तो तंत्र कार्य करता है या तंत्र पर हम कार्य करते हैं।
भाई या तो आप गाड़ी के ऊपर काम करते हो या गाड़ी आपके लिए काम करती है। कैसे? गाड़ी को अपन तंत्र मान लेते हैं, तो गाड़ी चल रही तब तक वो कार्य कर रही है हमारे लिए, अपने लिए। ठीक है, ठीक है ना, मशीन चालू है तो। लेकिन जब गाड़ी बंद हो जाए तो क्या करोगे? भाई उसको पेट्रोल टंकी तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे? आप कार्य करोगे ना, आप दोगे ना एनर्जी कि अपने आप चले जाए, गाड़ी में बैठ जाओ और फिर वो बोलेगा चलो चलते हैं। नहीं हो सकता ना। तो कार्य क्या होता है? या तो आप तंत्र पर कार्य करते हो, यानी कि एक गैस है, गैस अगर हमें धक्का लगा रही है, ठीक है, पिस्टन को धक्का लगा रही है, तो वो क्या हुआ? वो हम पर कार्य किया, यानी गैस ने कार्य किया। या हमने गैस पर दबाव लगाया तो वो संकुचित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? हमने उस पर कार्य किया, यानी कि तंत्र पर कार्य हुआ। जब भी तंत्र पर कार्य होगा तो उसका कार्य पॉजिटिव होगा, और तंत्र कार्य करेगा तो उसके लिए वो निगेटिव होगा। भाई मैं आपको पैसा देता हूं तो मेरे लिए निगेटिव हुआ ना, मैं माइनस करूंगा ना। आप मुझे पैसा दोगे तो क्या होगा? मेरे लिए पॉजिटिव होगा ना। तो वही समझना है आपको। तो यहां पर तंत्र द्वारा कार्य करने पर, तो तंत्र कार्य करता है तो तंत्र के द्वारा कार्य करने पर यह कैसा हो जाएगा? कार्य निगेटिव हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा ये हुआ। ठीक, तंत्र अगर कार्य कर रहा है तो। अब Q के मान को लेकर चलते हैं, क्योंकि क्यों ले रहे हैं? क्योंकि Q कहां मिलती है? एंट्रोपी मिलता है। Q यहां मिलता है, डेल्टा S इज इक्वल टू Q बाई टी, मिलता है कि नहीं? तो हम इसको इसकी इस जगह पे लेके आएंगे इसको। तो चलिए, क्यों? क्योंकि डेल्टा S का मान कहां पे आता है? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में होता है, इसलिए। चलो देखते हैं। तो Q बराबर क्या होगा? E प्लस W। यस, अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है। अब W को समझना है। कार्य जो होता है दो प्रकार का होता है। जब भी कोई कार्य होता है तो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है प्रसार कार्य करेगा या अप्रसार कार्य करेगा। जैसे सेल जो है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो कौन सी होती है? वो कोई प्रसार नहीं करता। सेल फूलता है या ऐसा कुछ नहीं होता है, या कुछ कार्य करता नहीं, यांत्रिक कार्य नहीं करता है। तो कार्य दो प्रकार का होता है। एक कार्य होता है प्रसार कार्य होता है, एक अप्रसार कार्य होता है। तो प्रसार कार्य प्लस अप्रसार कार्य, तो कार्य दो प्रकार का हुआ। इन दोनों मानों को हम यहां पर रख देते हैं। चलिए, तो क्या होगा? Q इज इक्वल टू डेल E प्लस प्रसार और अप्रसार कार्य होगा। अब बात यह रखना है कि अगर कोई कार्य प्रसार में हो रहा हो तो दाब गुणा आयतन का गुणनफल होता है। प्रसार कार्य कैसा होता है? दाब गुणा क्या बोलते हैं? आयतन, यानी स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन होता है। कार्य जो होगा स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन, मतलब समझ लो कि अगर पिस्टन में कोई गैस भरा हुआ है और उस गैस को के पास ऊष्मा आता है, तो वो क्या करेगा? वो अपने आयतन में वृद्धि कर लेगा या आयतन में परिवर्तन कर लेगा। ये से ऊष्मा निकलेगा या जैसे जाएगा तो, लेकिन दाब उतना उसका बराबर है, क्योंकि ऊपर से लगाया गया दाब एक वायुमंडलीय है, तब बराबर है वो। तो वही बात ये कह रहा है, P इंटू वी होगा। हमने इस वैल्यू को हम यहां पर रख दें तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाता है। देखिए क्या मिला? E प्लस पी डेल वी। E प्लस पी डेल वी का मतलब क्या होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा E प्लस पी डेल वी बराबर डेल्टा H के बराबर होता है ना। तो इसका मान क्या हुआ? डेल्टा H के बराबर हो गया। अब Q हमारे पास है, समीकरण 3 ले लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या मिला? डेल्टा H प्लस W अप्रसार। अब इस बारे में समझें। अब हमारे पास ये Q है, Q को हम इस जगह पर रख दें, यहां पर रख दें, तो क्या हुआ? Q इज इक्वल टू टी डेल एस होगा। तो हम Q का मान यहां पर रख दें, क्या होगा? टी डेल एस इज इक्वल टू ये होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, टी डेल एस इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस पी, ये हुआ। अब इनके बीच इनका संबंध क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको यहां पर पक्षांतर कर दूं, ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले ऐसा कुछ बनेगा, बोलो। और इसी में ये प्लस और ये निगेटिव हो जाए तो डेल्टा जी के बराबर होगा, बोलो ना, हो गया। ये इसका मान किसके बाद? डेल्टा जी के बराबर होगा, तो डेल्टा जी रख सकते हैं। तो ये वाला अपन मैं इसलिए नहीं प्रैक्टिस में आपको कराया क्योंकि यहां पर बताते बताते टाइम लग जाएगा। तो आप एक काम करिए, सारे चीजों को आप एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो मैं खास आपके लिए रेड में लाइन लगा रहा हूं, ठीक है? हो जाएगा, अब आसान है। तो कहां से आया ये सारी चीजें? 3 बातें तो करना है बेटा, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। पहला, ऊष्मागति के प्रथम नियम को उठाए, कार्य तंत्र के द्वारा करवाए, कार्य के प्रकार को बताए, ठीक है? कार्य कौन सा? प्रसार अप्रसार। प्रसार कार्य का मतलब बताया कि प्रसार कार्य पी डेल वी होता है।
फिर उसके बाद ये हो गया ये, फिर ये पी डेल वी हो लगाने पर आपको पता चल जाता है कि वहां पर एक फॉर्मूला मिलता है किसका, डेल्टा एच का। डेल्टा एच लगाए तो टी डेल्टा एस मिल जाता है क्यू के साथ लगा करके, और डेल्टा जी का वैल्यू मिल गया। तो डेल्टा जी क्या हुआ, यहां पर बताया जाता है डेल्टा जी जो है अप्रसार कार्य की माप होती है। मतलब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है किसका माप होता है, अप्रसार कार्य की माप होती है। अब ये हो गया, चलिए साहब आगे बात करूंगा। उष्मागति का तृतीय नियम हो गया, खत्म हो गया कहानी, सबको पता है। उष्मागति का तृतीय नियम क्या कहता है, किसी पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की या क्रिस्टल की पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। परम शून्य तापमान पर किसी पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, वो फॉर्मूला है डेल्टा एस, यानी सॉरी एस मतलब यह है एंट्रोपी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। याद रखना ये क्या दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, 0 केल्विन तापमान पर, 0 डिग्री नहीं 0 केल्विन तापमान पर इसकी एंट्रोपी कितने शून्य होती है। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है 2.303 सीपी। सीपी है उष्माधारिता, उष्माधारिता पढ़ाया था मैंने, आपको याद है। तो सीपी log 10 टी बेस टी होता है, तो यहां पर 10 बेस टी होता है। तो यहां पर आपको बताया स्थिर दाब पर उष्माधारिता क्या होगा, उष्माधारिता को दर्शाता है। ठीक, तो ये आप इतना कर दो, काम कंप्लीट। अब यहां पर तो ये तो हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या मैंने, ये सब डेल्टा जी वाला क्वेश्चन है। प्रश्न पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्या प्रश्न है। अभिक्रिया के लिए, कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इतनी मोल है, ठीक है। अभिक्रिया उष्मा इतना है, तो डेल्टा एस का मान दिया गया। उत्तर तो हो गया बेटा, फॉर्मूला तो वही है क्या, डेल्टा जी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, क्या क्या दिया है देखो तो, डिग्री सेल्सियस 25 है, 25 273 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 298। और क्या बोलो, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एच, ये डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर दिया, किलो जूल में दिया है। तो डेल्टा एच की वैल्यू आप यहां पर रख सकते हो, किसमें दिया है, किलो जूल में दिया है, ठीक है। और ये प्रति मोल, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो गया। और कौन सा लिया गया बोलो तो, टी, टी का वैल्यू कहां पे है, हाँ इसको ये किलो जूल में दिया, जबकि ये जूल में दिया, ध्यान रखना दोनों में। तो या तो इसको किलो जूल में कर, ये किलो जूल है तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, या फिर इसको जूल को किलो जूल में, इसको जूल को किलो जूल में या किलो जूल को जूल में, दोनों में से। अगर इसको दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका। ये नहीं कि मतलब एक जैसा दिया वैसे नहीं रखना है। तो हमने क्या किया, यहां पर थोड़ा अलग काम कर दिया कि इसके वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट किया। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, तो हमने 1000 से भाग दे दिया है। बस मान रखो आंसर हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो डेल्टा जी वाला क्वेश्चन हो गया। मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बात हो गई है इसके, हाँ आगे ये वाला हो गया हमारा। बाकी आप इसको इसीलिए सेव, आगे चलते हैं। ये अब इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल मिलेंगे, उसको मैं कराता हूं फिर अलग से। और पढ़ो प्रश्न, पढ़ो प्रश्न। एसी चालू कर दो बेटा, गर्मी लग रही है हमको हमेशा गर्मी लगती पढ़ाते समय। वहां मजबूरी है ना, यहाँ नहीं है ना, ये गलत करती है हमेशा ये। चलो चलो ये प्रश्न पढ़े, प्रश्न देखो और बताओ। आप लोग बोलोगे सर प्रश्नों को हल करके दिखा दो, तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसमें देखिए क्या खास बात है। एक बार करके देखो इसको, ठीक है, जितना बता रहा हूं। क्या लिखा है, 1 मोल जल 1 वायुमंडल दाब पर वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्पीकरण के दौरान संपन्न कार्य की गणना कीजिए। कार्य के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहली बात यहां पर देखिए, ऊपर वाला कार्य के लिए अभी क्या किए थे बेटा, W = P del V किए थे,
याद है आपको, W इज टू पी डेल पी। तो यहां पर क्या क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, मोल दिया है और दाब दिया है एक वायुमंडलीय। कार्य W कैलकुलेट करना है। क्या जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो क्या क्या दिया है देखो, तो टी और पी दिया है ना, टी और पी दिया है, मोल भी दिया है 1 मोल, तो हमें क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा V। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां पर इस फॉर्मूले में जाने के लिए, इस फॉर्मूले में जाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ये आयतन परिवर्तन की तरफ जाना पड़ेगा। बोलो सही है। तो हमारे पास क्या मिल गया है, सबसे पहले आयतन, तो जल वाष्प का आयतन कितना है, 30.62, तो आयतन परिवर्तन मिल गया। अब बोलो पहले आयतन कितना था और बाद में कितना है, तो आयतन कितना हुआ, इसके कार्य करने के बाद आयतन कितना परिवर्तित हुआ, 30.62 इस फॉर्मूले में। ठीक है, अब बताओ आयतन परिवर्तन कितना होगा। अब आयतन कितना हो, 30.62 बोला कि पहले आयतन कितना था उसका, 0 मानेंगे क्योंकि उस टाइम का आयतन दिया ही नहीं गया है। तो उस आयतन में परिवर्तन हुआ 30.62। अब बस वैल्यू रख दो, दाब कितना है, एक वायुमंडली, एक वायुमंडली से गुणा कर दो, हो गया आंसर। ठीक, तो क्या मिल गया हमको, वहां पर W की वैल्यू मिल जाती है। तो ये एटमॉस्फेरिक में मिला है। अब एटमॉस्फेरिक और जूल के साथ संबंध क्या है, ये याद रखना। हमें किस में मिला है वैल्यू, एटमॉस्फेरिक में। क्यों एटमॉस्फेरिक में मिला है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को दाब के हाँ दाब की वैल्यू को 1 एटमॉस्फेरिक में रखा है। तो एटमॉस्फेरिक में मिला है ये, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू जूल में कन्वर्ट होता है, तब होता है 101.3 जूल। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक में वैल्यू इतना मिला, तो गुणा कर दो किससे, उसी से 101.3 से, तो वो किस में मिल जाएगा, जूल में आ जाएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को समझने में बहुत समय लगेगा। आपको बता दो इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा बातें हैं, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करके या बता के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। आप क्या सोच रहे थे कि 11th को हम कभी भी पढ़ सकते हैं, इतना आसान है। 11th आपके 12th से 5 गुना ज़्यादा टफ है। मतलब इसी 12th वाले बच्चों को भी आज भी पढ़ाऊंगा ना 11th, तो पसीने छूट जाएंगे उनके, समझ रहे हो, वो तो फालतू में पास हो गए, आपको बता दें, नहीं समझ में आ रही बात है। और आपको अगर मैं कहूं कि किस किस चीज़ को पॉइंट आउट करना है, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया है उसको। ठीक है, और आप लोग क्या चाहते हो कि उन सारी चीज़ों को सीखना है, तो बिल्कुल बेटा एक बार आप रनिंग पढ़ के आइए, तो जो जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको खास क्वेश्चन को मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोर्स कंप्लीट करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी गहराई पे जाऊँ। हर चैप्टर में बहुत गहराई है, देख लीजिए आप। न्यूमेरिकल वगैरह जाएंगे तो टफ लगता है बहुत ज़्यादा इसका। ठीक, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, कौन सा, अब जो काम के क्वेश्चंस जो आएंगे, हाँ ये क्वेश्चंस पे काम कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, 5 लीटर के सिलेंडर 27 डिग्री सेल्सियस 10 मोल ऑक्सीजन है, एक छेद से समस्त गैस वातावरण में चली जाती है, सिलेंडर खाली हो जाता है, एक वायुमंडलीय दाब पर गैस का द्वारा कार्य किया गया। तो कार्य का मतलब ये हुआ कि आपको वो वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, पी डेल वी वाला, याद रखना। ठीक है, और पी डेल वी के लिए डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू तो ठीक है, पी के लिए कितना दिया गया है वो देखना है, और डेल्टा वी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कहां से लाने पड़ेंगे, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। पी वी इज इक्वल टू एनआरटी किससे रिलेट करता है, आदर्श गैस समीकरण, यानी कि पहले वाले चैप्टर से रिलेट करता है। इसीलिए आपको क्वेश्चन में देखना होगा 5 लीटर दिया है तो वी तो दिया गया है। अब वो सिलेंडर देखिए, अब कितने में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इतने ऑक्सीजन है, कितना 10 मोल ऑक्सीजन है, तो एन की वैल्यू 10 दिया गया है। अब वायुमंडलीय दाब, जब वातावरण में छूट रहा है वो गैस, तो कितने दाब में आ रहा है, एक दाब में आ रहा है ना, एक वायुमंडलीय में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपके पास टी, एन और पी मिल गया। फॉर्मूले में आप रख सकते हो क्या निकालना है, टी मिल गया, एन मिल गया, पी मिल गया। आर का मान तो आपको फिक्स है, आर का मान फिक्स है। अच्छा बेटा एक बात और बताना चाहता हूं, चूंकि जूल में जा रहे थे, अगर आप चाहते तो वो जो क्या बोलते हैं, कल बताया था, क्या बोलते हैं इसकी वैल्यू 8.341, आपने उस फॉर्मूले में बात किए थे, याद है आपको।
तो वो चाहे तो देखो, अगर जूल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखना चाहते हो, एन आर की वैल्यू को लिखना चाहते हो, वो लिख करके आप वहां लास्ट में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा देखो, तो आखिरी में तो इस v का मान रखेंगे तो ये एक्चुअली v का वैल्यू जो है एक्चुअली v2 है, क्योंकि v1 और v2 में अंतर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डेल्टा v निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या मिल गया, एक्चुअली v2 मिल गया। आयतन में परिवर्तन, अब बताओ कितना दिया गया था, 5 लीटर के सिलेंडर था पहले, और जो नया आयतन आया वो कितने में आया, वो हमने निकाला यहां से। तो जो नया आयतन है -5, तो कितना परिवर्तन हुआ, निकल गया, फिर वही वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पर पहले वाले में 0 आयतन से था, लेकिन यहां पर गैस का आयतन बढ़ा है, क्योंकि वहां पर लिक्विड था, यहां पर पहले भी गैस था वो, और यहां पर पहले भी गैस था, सिलेंडर के अंदर था, तो इसीलिए आयतन के परिवर्तन बोला। लेकिन पहले वाले में वो क्या, लिक्विड था। आप याद है क्वेश्चन में क्या था, लिक्विड था, ये वाला में, ये वाला में देख लो, मोल जल, जल मतलब लिक्विड था, तो लिक्विड गैसीय अवस्था में आयतन कितना था, 0 था ना, इसीलिए ऐसा किया गया था। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में काम का जो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं वो वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। ये हो गया है, बाकी आप पढ़ो, जितना करने की कोशिश करो उतना करवा देते भाई, लेकिन प्रॉब्लम यही है। ये वाला क्वेश्चन कराया था ना कल, ये कौन सा वाला हो गया, तो समझ गए, कोई भी चैप्टर इतना आसान, इतना छोटा नहीं होता है जितना वो दिखता है। यहां पे मिलेगा आपका ऊष्मागतिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वाला तो कर लिए थे कल, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना बेटा। ये आपके बुक में छपा हुआ प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा गया है कि आपके गैस का सिलेंडर है, उसमें कुछ ग्राम या कुछ किलोग्राम उसमें ब्यूटेन गैस भरी हुई है। ठीक है, एक दिन आप इतनी एनर्जी खर्च करते हो तो ये कितने दिन चलेगी, ऐसा क्वेश्चन है ये। देख रहे हैं क्या करना है, ये समझो। पहली बात तो ये दिया गया है, घरेलू गैस कितना लिखा है, 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन भरी है। ध्यान से सुनिए, प्रतिदिन भोजन बनाने के लिए 15,000 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कितना खर्च करते हो, रोज 15,000 किलो जूल ऊर्जा खर्च करते हो। तो बताइए कितने दिन चलेगी। तो सबसे पहला काम तो एक ही करना होगा कि ब्यूटेन जो है जलने पर कितनी ऊर्जा खर्च करता है। ठीक है, तो ब्यूटेन क्या होता है, C4H10। यहां पर आप तो ध्यान देना, यहां पर लिखा है 1 मोल ब्यूटेन जब जलता है ना तो इतनी ऊर्जा खर्च होती है। तो चलो, ब्यूटेन क्या होता है, C4H10 होता है। इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बनेगा, और कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, इतना उत्पन्न करेगा। अब मैं यहां पर इस चीज को लेके चलता हूं, ये वैसे समझ में आ जाएगा, नहीं लगेगा, चलिए। यहीं पे समझ में आ जाएगा, बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। पहली बात है कि कोई भी चीज को जलाएंगे तो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है उसको कहते हैं दहन ऊष्मा। तो इसकी दहन ऊष्मा कितनी है, इतनी। कितना ब्यूटेन को जलाने पर, 1 मोल। 1 मोल कितना ग्राम होगा बताओ, अणुभार कितना होगा, अणुभार निकाल लिया, अणुभार निकाल लिए। तो यानी इतना 58 ग्राम ब्यूटेन को जलाने पर इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, तो 1 ग्राम को जलाने पर कितना होगा, इतना होगा। अब मेरे पास कितने ग्राम है बताओ, 11,200 ग्राम है। ठीक है, तो 11,200 ग्राम ब्यूटेन है, तो 11,200 ग्राम ब्यूटेन को अगर मैं जलाता हूं तो मुझे कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी। चलो देखिए, मुक्त ऊष्मा, इतने को जलाऊंगा तो कितने ऊष्मा प्राप्त होगी। देखिए, 11,200 ग्राम ब्यूटेन को जलाने पर इतनी ऊष्मा प्राप्त होगी। तो ऊष्मा का वैल्यू हो गया, कैलकुलेट नहीं किया मैंने, यहां पर फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इतनी ऊष्मा प्राप्त होगी। ठीक, एक दिन में कितना खर्च होता है, 15,000। तो इतना जो वैल्यू बटा इतना कर दो, 15,000। भाई इतना मेरे पास ऊर्जा है ना अभी, तो इससे भाग दे दो तो आंसर हो गया आसानी। तो कितने दिन चलेगी ये पता चल गया। ठीक है, इसका भाग दे दिए, कितने दिन चलेगा, 34.2 दिन। 34.2 दिन, 0.2 दिन मतलब 0.2 कितना होता है,
24 घंटे का होता है, तो 0.2 को गुणा कर दो, कितना होगा? लगभग 34 दिन ये चलेगी। ठीक, तो ये वाला आपके बुक में है क्वेश्चन, मैंने भी बताया था आपको। ये प्रश्न देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन सर समझा दीजिए तो मैं स्पेशली लिख के उसके क्वेश्चन लेकर के एक एक प्रश्नों को हल करा दूंगा। लेकिन याद रखना, चूंकि इन सारे प्रश्नों को आपको पहले सेल्फ पढ़ना होगा, तब आपका दिमाग काम करेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें आपको शुरू से पढ़ाई गई ऊष्मागति से रिलेटेड, अगर उसको आप आत्मसात नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तब तक वो आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला। चलिए साहब, उदासीनीकरण ऊष्मा कभी भी याद रखना बेटा, आपको बताया था, ये लिखा है इतना मोल इतना मोल, यहां पर लिखा हाफ मोल। हाफ मोल अम्ल है, हाफ मोल क्षार है। तो आपको पता है 1 मोल अम्ल 1 मोल क्षार जब क्रिया करता है तो कितना 57.1 किलो जूल ऊर्जा मुक्त करता है। तो आधा कितना होगा, उसका आधा कर दो ना, भाग दे दो, हो गया। ठीक, तो ये उदासीनीकरण ऊष्मा से रिलेटेड है। क्या लिखे है? 1 ग्राम जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होता है? तो बर्फ में परिवर्तन। बर्फ में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? बर्फ में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए? फ्रीजिंग है ना। तो यहां पर कितना हुआ, तो ये इतना दिया है, तो कितने के लिए? 1 ग्राम के लिए दिया है, देखो 1 ग्राम के लिए इतना, क्या जूल ऊष्मा में। तो 1 मोल के लिए कितना होगा, तो 18 से गुणा करना पड़ेगा उसको। ठीक है, 18 से गुणा करें, पहली बात। दूसरे 1 मोल के लिए दिया है, 1 ग्राम के लिए दिया है, तो 18 से गुणा करेंगे, क्योंकि उसको 1 मोल में कन्वर्ट करना है। हो गया। फिर उसके क्या पूछा है? संगलन की ऊष्मा पूछा गया। संगलन मतलब क्या? पिघलने की ऊष्मा। जब वो जमता है तो ऊष्मा मुक्त करता है, जब वो पिघलेगा तो क्या करेगा? ऊष्मा ग्रहण करेगा। तो वही ऊष्मा जो होता है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो वहां पर आएगा लास्ट में आंसर, देखो ये किलो जूल में। आसान नहीं है। 18, वो देखो दिख गया कितना हुआ, 18 से गुणा किया तो वैल्यू आ गया किलो जूल में। तो कितना है? माइनस में आएगा वैल्यू, और उसी को उल्टा हो गया, पिघल गया। देखो पहले जमाए तब वो कैसा था? माइनस में था, और जब उसको क्या के पिघलाए तो किस में बन गया? प्लस में हो गया। ठीक है, तो यही बात है। तो थोड़ा ये प्रश्न भी देख लीजिएगा अच्छे से। ऐसे प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों से कार्बन मोनोऑक्साइड की संभव ऊष्मा की गणना करिए। ऐसे प्रश्न आपके पास अक्सर आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के प्रश्न। देखा तो मैं, ये इस टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें कई डेटा दिया जाता है। तो ये प्रश्न आप, टाइम हो गया क्या? कैसे समय निकलता है यार। इसको देख के आना आप, और कल मुझे या फिर मैसेज कर देना ये वाला प्रश्न, ये इस टाइप का प्रश्न आता है आपके पास, ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा पिछले सालों का तो कल ले आना, फिर मैं करा दूंगा आपको उसी प्रश्न को। ठीक है, ये सेम टाइप का प्रश्न है, उसको करने के बाद ये करना होमवर्क है आपका, कल दिखाना बेटा। ये सब एक ही टाइप का प्रश्न है पूरे। तो देखने के लिए बहुत सारी, या फिर अपना बुक ले आना, कल बुक ले आना, फिर बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न करना, करा दूंगा मैं। ठीक है, कल बुक ले आना। कल क्या करना है? प्रश्न करना है कि नया चैप्टर जाना, देख लो आप। चैप्टर आसान है, कठिन कुछ नहीं है, पर आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तब होगा, नहीं तो फिर आपके दिमाग से वॉश हो जाएगा पूरा। क्या करना है? नया चैप्टर क्या करना है? क्या कल क्वेश्चन करते हैं आप लोगों से, तैयार हो गया ये।